जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद फ़ौज के अंदर तफ्तीश का अमल भी जारी है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। 3 लोग जिनके मतलब हम आपको बता सकते हैं कि सरकारी तौर पर कंफर्म किया गया, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नाम उनके ऑफिशियली जारी नहीं किए गए, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स की इतला यह है कि ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम और एक कर्नल हैं जो जब ये DGC थे जनरल फैज़ उस वक्त भी इनके साथ थे, जब DGI थे तब भी उनके साथ थे। बल्कि 2017 में जब टॉप सिटी का वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, बदनाम ज़माना, जब उनको अहल खाना को हरासा किया गया और ज़मीन उनकी हथियाने की कोशिश की गई, तो जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी मोइज़ ने, तो मोइज़ जो टॉप सिटी का मालिक है उसमें दोनों ब्रिगेडियर साहब को साथ उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है उस दरख्वास्त के अंदर। तो इल्ज़ामात बराह रास्त इनके ऊपर उस करप्शन वाले स्कैंडल के भी हैं। लेकिन जो केस हमारे सामने है ये करप्शन का केस छोटा रह गया। जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस का सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत है वो बहुत बड़ा केस है। इतना बड़ा केस है कि अगर वो सोचें कि फ़ौज के अंदर एक फॉर्मर DGI ने ये सारा कुछ किया है, अगर वो साबित होता है तो वो बहुत तबाहकुन केस है। और कितना उसकी एक्सटेंट होगी इन्वॉल्वमेंट की, वो शायद इस्टेब्लिश करेगी कि सज़ा और जज़ा का अमल कैसे आगे चलता है। हम आपको एक ख़बर देने जा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर या बड़ी ख़बर के तौर पर, और ये हमने जो गवर्नमेंट के आला तरीन ज़राए हो सकते हैं उन सारों से इसकी कोशिश किया है कि जितनी हद तक मुमकिन है प्रोब कर सकते हैं सवाल जवाब के ज़रिए, उतनी तफसील हासिल की जाए। जनरल फैज़ हमीद और जो दीगर गिरफ्तार अफसरान हैं, इनका तहरीक इंसाफ से खुफिया राब्तों का इनके ऊपर मेन जो चार्जशीट है, इल्ज़ाम है, वो तहरीक इंसाफ से खुफिया राब्तों का है। 9 मई के वाक़यात में मखसूस मुकामात पर एहतजाज करने का इल्ज़ाम भी इन्हीं शख्सियात के ऊपर है कि 9 मई में 200 जगह बताई जाती हैं जो आर्मी इंस्टॉलेशन अटैक हुई, जिसमें लाहौर कोर कमांडर हाउस या जना हाउस उसको कहा जाता है वो शामिल है। GHQ के बाहर हुआ, मियाँ वाली एयर बेस के बाहर हुआ, हमज़ा कैंप है ISI का, फैसलाबाद में, इस तरह कैंटोनमेंट्स है मुख्तलिफ, पिशावर के अंदर किला चकदर है, बाला हसार है। तो मुख्तलिफ जगहों की निशानदही के अंदर वो कहते हैं कि इन शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआवनत की या उनको मशावरत दी कि ये जगहों पे जाओ, यहाँ पे एहतजाज करें। मैं अटैक का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, इन जगहों पे एहतजाज करें तो उसकी न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा होगी। और बाकी काम फिर जो तहरीक इंसाफ के वो नौजवान थे वो चढ़ दौड़े और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये इन्होंने उसके ऊपर मशवरे में या उस हिकमत अमली में अपना हिस्सा डाला। सर्विस के दौरान अदलिया के ज़रिए बाद सियासी मुकदमात पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम, ये बहुत सीरियस चार्जशीट है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी एक सबूत के तौर पर केस सामने मौजूद है, लेकिन कहा ही जाता है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब और बाज़ दीगर जजेस, उनके ज़रिए कुछ ऐसे फ़ैसले माजी में जिनके ऊपर उस वक्त की ISI ने असरअंदाज होकर वो फैसले लिए। उस वक्त की ISI मैं इसलिए कहूँगा कि उस वक्त ये इन सर्विस से लोग रिटायर्ड नहीं थे, उस वक्त इन सर्विस थे। वो चार्जशीट भी साथ शामिल है अभी जो प्रोब की जा रही है और इन्वेस्टिगेट की जा रही है। क्या साबित होगा क्या नहीं होगा ये शायद आइंदा आने वाले महीने तय करेंगे, दिनों में शायद ये बात तय ना हो, लेकिन महीने लगेंगे। साकिब निसार साहब इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी गिरफ्तारी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो प्रोब चल रहा है उसमें नेक्सस बिटवीन ISI या जनरल फैज़ और आला जो अदलिया है पाकिस्तान की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजेस के नाम बताए जा रहे हैं। उनमें से कुछ एक दो इन सर्विस है, सारों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये समझ लीजिए कि फैज़ साकिब निसार दोनों का आपस में क्या रब्ता था और किन फैसलों पर असरअंदाज हुए उसका भी प्रूव किया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में अमल दखल का इल्ज़ाम। और लास्टली 5वें नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप सिटी, जिसके अंदर जनरल फैज़ का नाम भी है और ये दोनों ब्रिगेडियर साहिबान का नाम भी शामिल है। इसको 5वें पे इसलिए लिखा है कि ये 2017 का वाक़या है। बहुत बड़ा केस है अगर फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर किसी को सज़ा देनी हो, लेकिन इसके सामने जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला मामला है वो खौफनाक है। खौफनाक मैं उसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 9 मई का हदफ या टारगेट या निशाना वो ये नहीं था कि एहतजाज करना है। वो 9 मई के हदफ का जो एंड रिज़ल्ट कहते हैं, ये कंसीव किया जा रहा था, सोचा जा रहा था कि जनरल आसिम को कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटाना है। ऐसा कुछ सिचुएशन पैदा की जाए, फ़ौज लोगों पे गोली चलाए, इतना एहतजाज हो कि आर्मी चीफ का ऑफिस में बरकरार रहना मुश्किल हो जाए। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी होती है जिसको आमतौर पर बगावत के लफ्ज़ों में जाना जाता है फ़ौज के अंदर, और ये बड़ी सख्त सज़ा होती है। मुझे नहीं मालूम कि जनरल फैज़ के ऊपर ये चार्ज इस्टेब्लिश होता है या ये सियासी हलकों की बात है या ब्रिगेडियर साहबान जो हैं उनमें से किसी का रोल इतना साबित होगा या नहीं होगा, लेकिन ये वो इल्ज़ामात हैं जिनको बहुत आला सतह पर बताया जाता है कि ये इन लाइंस के ऊपर प्रोब आगे चल रही है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेंगी। गिरफ्तार अफसरान में 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल है। ब्रिगेडियर गफ़ार और ब्रिगेडियर नईम, इन दोनों का नाम टॉप सिटी वाले केस के अंदर भी शामिल है। अफसरान सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ता साजी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर फैज़ हमीद साहब के
ख़ास आदमी थे और मंजूर नज़र थे। रिटायर्ड अफसरान सियासी पैगाम रसानी और सहूलतकारी भी करते थे। इसके साथ ही अडियाला जेल के अंदर उनके जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल और असिस्टेंट उनके जो साथ हैं, उनको भी एक की गिरफ्तारी की गई और 3 शायद ऐसे लोग हैं जिनके साथ तहकीकात जारी हैं। और ये इंटरेस्टिंग है को कहा जाता है कि जाते और आते हुए फ़ोन के ऊपर इमरान से जो बात करवाते थे उसको प्रूव किया जा रहा है। बाज़ चीज़ें मुझे खबर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ शायद हमें वो तफन्नुन तबाह के लिए कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो राह चलते हुए फ़ोन बताता है बंदा, तो उसमें दूसरी तरफ फैज़ तो कान में कुछ चीज़ नहीं कह रहा होगा, कुछ और ही हो रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें ऐसे ही हैं। वो 2 जो छोटे कहना चाहिए इस सारे मामले के अंदर अफसर हैं, उनके ऊपर भी प्रोब जारी है कि वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट उस जेल का उसका क्या रोल था और उसके असिस्टेंट का क्या रोल था। ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उस नासिर भट्ट साहब हैं, सेनेटर हैं PMLN से, ज़ैन कुरैशी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं हमारे साथ। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मेरे 32-33 साल में शायद इतना सीरियस चार्जशीट किसी मामले के अंदर किसी फॉर्मर DGI के ऊपर मैंने देखी नहीं। बहुत सारे DGI फॉर्मर जो हैं वो मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार रहे हैं। अपने आप हमीद गुल साहब के ज़माने से लेकर आज तक जितने ऑफिस में आए सब के ऊपर कोई ना कोई ज़रूर इल्ज़ाम आता रहा, सियासी मुदाखलत का, हुकूमत बनाने का, गिराने का, अफगान जिहाद का, सो मैनी अदर इशूज़। लेकिन ये वाला कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो, मेरे इल्म में नहीं है। आप इसको कैसे संजीदगी से देखते हैं? कितना संजीदा ये मामला और किस तरफ को जाएगा, कहाँ जाके ये क्लोज होगा? देखिए, इसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो यह है कि फ़ौज पाकिस्तान ने बार बार और फिर एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया है कि अपने सफ़ों में जो तथहीर का अमल है, या जिसको आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी का चक्कर है, वो लगातार और एक मुसलसल अमल है, जारी रहता है। जिस सिलसिले में रैंक और पोजीशन की अहमियत नहीं है, उसके जो अमल है, जो उसका ऐसा जो भी उसने काम किया हो उससे ज़्यादा उसको सीरियसली देखा जाता है और फिर उनको कटहरे में लाया जाता है, एक तरह से या दूसरी तरह से। दूसरा ये है कि फ़ौज पाकिस्तान में बहुत सी उंगलियां उठी और मेरे ख्याल उसका ये जवाब सामने आ गया है। एक चीज़ और जो बड़ी वाज़ेह है कि फ़ौज पाकिस्तान किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, ये एक इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह और वो हर दिन के साथ मजबूत तर होकर सामने आ रहा है आपके। और इस जो कुछ भी हुआ है इससे हमें परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि हमारा इदारा और इससे मजबूत सामने आपको नजर आएगा। एक फॉर्मर DGI को ऑफिशियली ये चार्जशीट किया गया है, और टॉप सिटी के केस में भी, और सियासी मुदाखलत बाद रिटायरमेंट वाला बरह रास्त सियासी मुदाखलत और 9 मई की तरफ इल्ज़ाम है उनके ऊपर। मैं आपको किसी इबाहम की बिना पे नहीं कह रहा, बरह रास्त बता रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर। ये बहुत संजीदा इल्ज़ाम है और इसकी आउटकम भी शायद पाकिस्तान की सियासत का भी और फ़ौज के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई फॉर्मर DGI इतनी बड़ी मुदाखलत कर सकता है कि आर्मी चीफ के खिलाफ एक मूव प्लान कर सकता है, तो उसका भी एक रुख मुतय्यन करेगी सज़ा और जज़ा का। आपको क्या नज़र आता है? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि इस पूरे केस में जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो 9 मई का सिलसिला है या दूसरे जो सियासी मामलात में मुदाखलत का सिलसिला है, इनको अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ौज के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो इससे मुलव्वस रही है जिस किसी न किसी तरीके से, उनका भी मुहासबा होना चाहिए। क्योंकि मैं सेनेटर साहब तशरीफ़ रखते हैं, नून लीग के जैसे हमारे वज़ीर दफ़ा है, उनके बयान भी आप गौर कीजिए, वो भी कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उनको भी थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने बहुत ऐसे बयान दिए हैं जिन पे उनकी भी पकड़ थोड़ी बनती है। फौज के पूरे जो सिस्टम उस पर उंगली खड़ी कर दी है कि मैं शायद ज़ाती तौर पे गवाह हूँ, मैं से पास तो मुझे याद नहीं है पूरी तरीके से कि जनरल बाजवा को और फैज़ हमीद साहब को प्रमोट कराने में उनके ससुर का बहुत बड़ा हाथ था। पूरे पाकिस्तान के फौज के पूरे स्ट्रक्चर पे उंगली खड़ी कर दी है। ये कोई इतनी ठीक या लेकिन जनरल सादा सी बात नहीं है। आपको आज से पहले ये बात पता नहीं थी? पाकिस्तान में ये पिछले चंद सालों में जिस तरीके से ये ख्वाजा आसिफ की और नवाज शरीफ के बहुत करीब तरीन लोगों की जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट से पहले ये मुलाकातें शुरू हुई थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट ऑन एयर आपको बता सकता हूँ ये बात जिम्मेदारी के साथ। मैं इनके 2-3 लोगों को कहा कि आपने पहले जनरल मुशर्रफ के मामले में जो कुछ भुगता हुआ है, आप ये जो मीटिंग कर रहे हैं ना उनके सुसर के साथ, और ये ना करें, अपॉइंटमेंट से पहले हो रही थी। तो आप जो मेरिट के ऊपर बंदा आता है, वो जनरल बाजवा आता है या कोई और आता है, आप उसको लगाएं, आप इस खेल में ना पड़े। ये यकीन ध्यान मत लें पहले से। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये मीटिंग्स हो रही थी, ये ख्याल राय नहीं है किसी की। वो कर रहे थे, अगर वायलेशन है तो आपको जो भी सजा और जजा है उसके ऊपर काम करना चाहिए।
जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, जो इस वक्त जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो सियासी लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप में जिस जिस स्टेज पर जो भी इन्वॉल्व है, उसको सजा तो मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक हम सबसे, फौज से, सियासी लीडरशिप सबसे बहुत बड़ा और हमारे लिए बहुत मोहतरम है। पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हमें जरूरी है वो करना चाहिए इस सिलसिले में। जहां तक कभी आप फौज के अंदर आज इमरान खान ने एक बयान भी दिया है, उन्होंने कहा है कि उनको आईबी से एज प्राइम मिनिस्टर इतला मिली थी कि जो मलिक अहमद खान इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, ये सारा दिन जनरल बाजवा के पास बैठे रहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों के कहने के ऊपर ही जनरल फैज़ को DGI से हटाया था, क्योंकि वो अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते थे। तो जनरल फैज़ के मुतालिक नून लीग ये कहती है वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। तो ये कहानियाँ वो कहते हैं कि एज प्राइम मिनिस्टर उनकी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से इस मसले के ऊपर तलखी भी हुई कि आपने क्यों हटाया। तो ये मामला इतना सादा है नहीं है जितना नजर आता था, ये उससे बहुत ज्यादा पेचीदा है। पावर गेम थी, पावर टसल, जी पावर टफ बैटल्स हो रही थी, बड़ी अजीबोगरीब गेम है ये। जी, पावर गेम तो हमेशा से बड़ी खतरनाक रहती है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत कुछ अपना गवा बैठते हैं, और इसमें जब तहकीकात बढ़ेंगी आगे और बात आगे चलेगी तो बहुत से नाम आएंगे इसके बीच में। जो भी नाम आएंगे, जिस लेवल पर भी आएंगे, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि भी उनको रिटायर में ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका, बहुत ज़्यादा हो चुका। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आर्मी लीडरशिप को मेरा ख्याल है इस बात का बहुत, ये अब देखिए कि बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत सीरियस कदम है, ये इतने आसान नहीं है, बहुत बड़ा कदम करने इतने बड़े बड़े और इतने फैसले करना आसान नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि ये सिलसिला रोकना है, इसको चेक करना है आर्मी लीडरशिप को, जनरल आसिफ मुनीर इस सिलसिले को रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आर्मी का पूरा ये जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर से ये जो ऑप्शन है ना, 2-3 एक्सटेंशन वाली, और ये जहाँ कहीं पे भी आपका पोलिटिकल इंटरफेरेंस वाला रोल है, चाहे वो हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर हो या आप खुद से कर रहे हो, उन दोनों चीज़ों को ISI से, आर्मी के स्ट्रक्चर से हटाना पड़ेगा। आर्मी चीफ एक्सटेंशन एक मेजर फैक्टर है। जनरल बाजवा के मामले में, जनरल क्यानी के मामले में हमने दोनों दफा ही देखा है। आप हटाइए उसको, बहुत जरूरी है। मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारी पॉलिटिकल लीड है, जो आज बार बार उठ के बार बार फौज पाकिस्तान के और इस बात पे उस बात पे उंगली अटकरी कर रही है, इनको भी कटहरे में लाना लाजमी है। जिसका कहा जा रहा था कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए हमें जोर डाला गया और हमने बात मान ली, तो मानी तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने बात मानी ना, अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता तो ना होती बात की सारी। वो खुद तो इसका कहने का मकसद ये है। गए थी पूरी यहाँ से टीम, मलिक अहमद खान, ख्वाजा आसिफ, ये जो स्पीकर अयाज सादिक, राना तनवीर, ये सारे लंदन गए थे नवाज शरीफ के पास, वहाँ से मोहर लगवा के एक्सटेंशन पहली करवाई थी। दूसरी दफ़ा दोबारा गए थे, दूसरी दफ़ा उसने मोहर नहीं लगाई तो नहीं हुई। ये आपने भी इसकी तईद की है इस बात की कि ये एक्सटेंशन वाला चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। क्या फौज की मर्जी के बगैर कोई पोलिटिकल गवर्नमेंट, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, इस लॉ को नहीं छेड़ सकती? मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको दोबारा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, फौज के अंदर से ये आवाज़ आएगी तो फिर ये चैप्टर क्लोज हो सकता है। लेकिन जिसने पाकिस्तान में, कल वो यौम आज़ादी की तकरीब में जनरल क्यानी थे जनरल आसिफ मुनीर के साथ, तो जनरल क्यानी से अगर कोई शख्स पूछे कि क्या एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो अब आपको कहेंगे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरली कहेंगे। इवन जनरल बाजवा से अब कोई पूछे रिटायर होने के बाद, उस वक्त तो पूरी कोशिश कर रहे थे, तो पूछें कि होनी चाहिए एक्सटेंशन, तो वो भी कहेंगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फौज के अदारे के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। आर्मी चीफ का ऑफिस कमज़ोर हो गया। क्यों नहीं इसके ऊपर आप बात करते हैं अदारे के अंदर, ना पोलिटिकल इंटरफेरेंस, ना ISI को कोई प्राइम मिनिस्टर बोले कि अपोजिशन को फिक्स करो, ना ISI ऐसा कोई पोलिटिकल इंजीनियरिंग का काम करे, और ना ही एक्सटेंशन होनी चाहिए किसी। देखिए, इसमें तो अभाम होना चाहिए ही नहीं ना कि एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन फौज के लिए ज़ात खुद सबसे ज़्यादा नुकसानदेह फौज के लिए होती है, क्योंकि आपने एक सिस्टम है, अपने सिस्टम पे खुद उंगलियां उठा देंगे, और फौज की तरफ से या चीफ आर्मी स्टाफ की तरफ से प्रेशर पड़ता है इस चीज़ का, तो वो खुद सिस्टम पे उंगलियां उठा रहे हैं ना कि उनके जो नीचे आने वाले हैं उनमें से कोई इसका हल नहीं है कि फौज को चला सके। मैं ये करता कि फौज में किसी एक शख्सियत के आने से या जाने से वो फर्क नहीं पड़ता कि फौज कमज़ोर हो जाती है, डिस्टेबलाइज हो जाती है। फौज अपना एक इदारा है, एक वाहिद इदारा है जो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करता है। सारे सिस्टम जो इंस्टीट्यूशन पे तरफ चलते हैं। इशू ये है कि जब अपॉइंटमेंट की बात आती है चीफ आर्मी स्टाफ की, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम हमारा इन्वॉल्व होता है, उसके बाद से मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारी पॉलिटिकल लीड भी ये बात पीछे हट जाए सबसे, और फौज डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए, फौज को बिल्कुल नहीं इस पर आना चाहिए, इसमें किसी चीज़ को एक्सटेंशन के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का ताल्लुक है, ओवर द ईयर्स हमने उसका नुकसान ही देखा, ओवर द ईयर्स जब देखा है इसमें। फौज को पीछे हटा दें, ISI को पीछे हटा दें। सियासी मुदाखलत के दो हिस्से हैं,
एक ये है कि हुकूमत बैठ के जैसे इमरान खान अपोजिशन को फिक्स करवाते थे, उसके लिए आईएसआई को इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम हुकूमतें करती हैं। अभी नवाज शरीफ को भी मौका मिले तो वो पीपल्स पार्टी के साथ 90 की दहाई में ये कुछ ही करते रहे, या पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ ये कुछ करती रही। तो एक तो वो सियासी मुदाखलत है। एक होती है जब आप प्री पोल पूरा इलेक्शन प्रोसेस से पहले एक सेटअप मैनेज करते हैं और हवा बनाते हैं कि इस दफ़ा किसकी हुकूमत आनी है। 2013 में सबको पहले ही पता था कि नवाज शरीफ की हुकूमत आनी है। 2018 में पूरे पाकिस्तान को पता था कि इस दफ़ा इमरान खान की हुकूमत बनी। 2013 में नवाज शरीफ की और 2018 में इमरान खान की। ये एक प्री पोल मैनेज प्रोसेस था जिसमें बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी। मैं सारी निशानदहियाँ लोगों की नहीं कर सकता, लेकिन बेपनाह मुदाखलत थी। पूरा रिग्ड इलेक्शन था। 2024 की उसकी मिसाल एक और शामिल कर लें। तो ये काम अदारे को रोकना है। अदारा ना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आइन खिलाफ कानून हुक्म माने, ना ये प्री पोल जो एक पूरा सेटअप चलाया जाता है इलेक्शन से पहले, ना उसका हिस्सा बने। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। क्यों करें? जो हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको मैच्योर होने दे, चलने दे उसको आगे, वो चले आगे। जो भी सामने आता है, जो अवाम जिसको लेकर आना चाहती है उसको। फौज अवाम के तौर पे वोट हम जिसको मर्जी दें, हमारी सियासी जो हम सोच है वो अपनी जगह पे है, लेकिन किसी तरीके से भी इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना वो मेरा ख्याल है नुकसानदेह है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, फौज के अपने लिए नुकसानदेह इस चीज़ में। फौज का अवाम से रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, ना उसके ऊपर ट्रस्ट में डाउट होना चाहिए, ना उनकी लॉयल्टी पे डाउट होना चाहिए, ना उसकी कुर्बानी पे डाउट होना चाहिए। जो हमारे बेटे हैं रोज़ाना शहादतें उठाते हैं, रोज़ाना 5-7 मेरे बेटे हैं ना, इस कौम के बेटे हैं जो शहादतें उठाते हैं। कंट्रोवर्सी उसमें ये सियासी मुदाखलत डालती है, तो फिर क्यों की जाती है? मैं आज तक इसको नहीं समझ सका कि क्यों मुदाखलत की जाती है। जब लोग आपको इज्जत से, प्यार से, तकरीम से गले लगाते हैं, तो सियासी मुदाखलत करके हम उसमें रखना क्यों डालते हैं? ये नासिर भट्ट साहब अभी फौज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर कल आपने इनके 4 वजीर उठा लिए कि ये भी फौज के कुछ रिटायर्ड लोगों के साथ मिलकर मिली भगत कर रहे थे, फिर ये फौज पे तनकीद करेंगे। लेकिन ये रास्ता रोकना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर अदारे की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर के कहे के ऊपर या अपने तय वो शुरू कर दें काम, हर सूरत में इसको रोकने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं मलिक साहब। हम सब देख रहे हैं और ईयर्स जो कुछ हुआ, हम भी इसका हिस्सा रहे हैं, हम भी उतने ही शायद गुनाहगार हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप सब ने देख लिया कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है आपके लिए। उस एंड रिजल्ट को अगर आप देखते हैं तो उससे बैकवर्ड काम करें तो उसमें कोई शक नहीं रह जाता कि भाई हमें इस किस्म का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इसके बगैर मुल्क चले, अपने तरक्की करे, फले फूले। और इसके साथ साथ जो हमारी सियासी अशराफी है इसको भी समझने की जरूरत है कि वो भी अपने पाँव पे खड़े हैं, वो भी बैसाखियों की तलाश में ना रहें, वो भी बार बार चाहे वो डिग्गी में बैठ के जाएं या वैसे जिस तरीके से भी हो, वो भी इससे पीछे हट जाए ताकि या वो जिस तरह कह रहे हैं। ये बड़ा मशहूर ज़माना वाक़या पाकिस्तानी सियासत का ये। जब गुलाम मुस्तफा साहब, ज़ैन कुरैशी और नासिर, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।